हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। ये वीडियो है पार्ट नंबर 12 गुजरात एंड उत्तराखंड ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम प्रिपरेशन की, जिसमें हम टोटल 10,000 एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के ऊपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। इस पर्टिकुलर टॉपिक के 80 एमसीक्यू क्वेश्चंस हमने लास्ट 2 वीडियोज़ में डिस्कस किए थे एंड रिमेनिंग एमसीक्यू क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, द फाइन आफ्टर यूजिंग गवर्नमेंट एनालिस्ट रिपोर्ट्स फॉर एडवर्टाइजिंग इज। सो अगर कोई गवर्नमेंट एनालिस्ट की जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करता है तो उसको जो है वो फ़ाइन रहता है 500 रुपीज़। ठीक है, 500 रुपया उसको फ़ाइन पड़ता है। दैट इज़ ऑप्शन बी। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सन हु मैन्युफैक्चर द ड्रग इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी अदर प्रोविजन कैन बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करता है किसी अदर प्रोविज़न के कॉन्ट्रवेंशन पे, तो उसको पनिशमेंट दी जाती है इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 to 2 ईयर्स। 1 से 2 साल तक उसको इम्प्रिजनमेंट दी जाती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, person who fails to keep records or disclose the required information has to give the fine of। कोई भी ऐसा पर्सन जो रिकॉर्ड्स को कीप नहीं कर पाता है, ठीक है, रिकॉर्ड्स को कीप करने में फेल हो जाता है, या जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करने में फेल हो जाता है, उसको जो है वो फाइन लगता है अप टू 1,000 रुपीज़। ठीक है, 1,000 रुपया तक उसको फाइन लग सकता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग्स विदाउट लाइसेंस कैन बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर। बिना लाइसेंस के अगर कोई ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करता है उसको कितने साल की जेल हो सकती है? उसको 1 से 3 साल तक जेल हो सकती है। दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ पैसेज ऑफ ड्रग्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर्स। डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, सेल और डिस्पर्जन, इनमें से कौन सा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ड्रग्स का जो मूवमेंट है वो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक जाता है? ये इसे कहते हैं हम सेल। ठीक है, कस्टमर को सेल की जाती हैं, जो भी मैन्युफैक्चर ड्रग्स हैं उनको सेल किया जाता है कस्टमर को। इट इज़ अ सेल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली स्पेसिफाइड ड्रग्स इन स्पेसिफाइड एरियाज कैन बी रिटेल्ड फ्रॉम। सिर्फ कुछ स्पेसिफाइड ड्रग्स जो हैं वो कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में रिटेल किए जा सकते हैं। किससे? उनको वेंडर से रिटेल किया जा सकता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया सेलिंग ऑफ ड्रग्स वाज एन ओपन ट्रेड टिल। इंडिया में ड्रग्स को सेल करना एक ओपन ट्रेड था। मींस इसमें कोई भी आपको डिग्री या फिर डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं थी। ये किस ईयर तक जो ड्रग्स की सेलिंग थी वो एक ओपन ट्रेड था? इट वाज टिल द ईयर 1940। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के पहले तक ये ओपन ट्रेड था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डैश 1940 सेलिंग ऑफ ड्रग्स बिकेम अ रेस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिस। ठीक है, 1940 में कौन सा एक्ट आया था जिसकी वजह से ड्रग्स की जो सेलिंग थी वो एक रेस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिस बन गई? ये था आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जो कि हम अभी जिसके एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका एक्ट 1940 में आया था। रूल्स इसके जो मेजॉरिटी ऑफ रूल्स थे वो 1945 में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटेलिंग ऑफ द ड्रग्स कैन बी डन थ्रू। ड्रग्स की रिटेलिंग किसके थ्रू की जा सकती है? ड्रग्स को रिटेल किया जा सकता है शॉप से भी हम कर सकते हैं, दैट इज़ मेडिकल स्टोर्स, एंड वेंडर से भी ड्रग्स को रिटेल किया जा सकता है। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रूल फॉर द रिटेल सेल फ्रॉम शॉप्स। यहाँ पे कौन सा रूल जो है वो रिटेल सेल फ्रॉम शॉप के लिए एप्लीकेबल नहीं है?
So facilities as per schedule and purchase through wholesaler, records and inspection. So it is purchase through sale. Purchase through sale जो है, it is not the rule for the retail sale from shop. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटेल सेल ऑफ ड्रग्स कैन नॉट बी डन फ्रॉम. तो रिटेल सेल ड्रग की हम किससे नहीं की जा सकती है. सो फार्मेसीज, ड्रग स्टोर्स, केमिस्ट और व्हीकल. सो इसका करेक्ट आंसर है व्हीकल. व्हीकल से रिटेल सेल ड्रग की नहीं की जा सकती है. फार्मेसी, जो बड़ी बड़ी फार्मेसी रहती हैं, ड्रग स्टोर या फिर आपके मेडिकल स्टोर्स हो गए, केमिस्ट हो गए, तो वो इनको रिटेल में डायरेक्ट कस्टमर को जो है वो सेल कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर एंगेज्ड इन कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग्स. इनमें से कौन जो है वो ड्रग्स की कंपाउंडिंग में इन्वॉल्व रहता है. तो दीज आर फार्मेसीज. फार्मेसीज जो हैं वो ड्रग्स की कंपाउंडिंग में एंगेज रहती हैं. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सेल ड्रग्स स्पेसिफाइड एज हाउस होल्ड रेमेडीज फार्मेसीज. तो कौन ड्रग्स को सेल करता है जो कि हाउस होल्ड रेमेडीज या फिर फार्मेसी में स्पेसिफाइड हैं. सो दीज आर ड्रग स्टोर्स. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ड्रग्स शुड नॉट बी सोल्ड विदाउट टेकिंग प्रिकॉशंस. कौन से ड्रग्स जो हैं बिना प्रिकॉशंस के सेल नहीं किए जा सकते हैं. So these drugs are Schedule C and C1. Option B is correct. Next question है, restricted licenses cannot be given to. So restricted license किसको नहीं दिए जा सकते हैं. So they cannot be given to the chemist. Chemist को restricted licenses नहीं दिए जाते हैं. So option D is correct. Next question है, the drugs should be bought only from a licensed dealer or manufacturer is the condition for. सो जो ड्रग्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस डीलर्स या फिर लाइसेंस मैन्युफैक्चरर से ही ख़रीदा जा सकता है. एंड ये कंडीशन किसके लिए एप्लीकेबल रहती है. सो दिस कंडीशन इज एप्लीकेबल फॉर रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस. रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के लिए ये कंडीशन आपकी एप्लीकेबल रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश कैन अप्रोच द ड्रग मैन्युफैक्चरर फॉर सप्लाइंग मेडिसिन फॉर सेलिंग. सो कौन अप्रोच करता है ड्रग मैन्युफैक्चरर को मेडिसिन को सप्लाई करने के लिए, बेचने के लिए. सो इट इज़ होलसेलर. होलसेलर मैन्युफैक्चरर से जो है बल्क में मेडिसिन लेता है एंड उसको डिफरेंट रिटेलर शॉप या मेडिकल स्टोर्स में सेल करता है ताकि वो आगे कस्टमर को प्रोवाइड कर दे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not the condition of granting the licenses for wholesale of drugs. इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो होलसेल ड्रग्स के लिए जो लाइसेंस ग्रांट किया जाता है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगी. सो इसमें है एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिकॉर्ड्स, सेल ओनली टू लाइसेंस केमिस्ट और इंस्पेक्शन. ठीक है, सो ये कंडीशन रहेगी आपकी सेल ओनली टू लाइसेंस्ड केमिस्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसेंसेस फॉर होलसेल ऑफ शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स कैन बी ग्रांटेड इफ द प्रेमिसेस इज नॉट लेस देन डैश इन एरिया. तो एरिया कितना होना चाहिए शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स की होलसेल के लिए. सो इसका जो एरिया है वो आपका रहना चाहिए 10 स्क्वायर मीटर्स. 10 स्क्वायर मीटर्स इसका एरिया होना चाहिए. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सेलिंग एनी अदर कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स द लाइसेंसी हैज़ टू सीक परमिशन फ्रॉम द. तो किसी अदर कैटेगरी ड्रग्स को सेल करने के लिए जो लाइसेंसी है उसको किसकी परमिशन जो है वो रिक्वायर्ड रहती है. सो दे शुड रिक्वायर द परमिशन फ्रॉम लाइसेंसिंग अथॉरिटी. ठीक है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी से उनको परमिशन लेनी पड़ती है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
substances specified in dash should be only retailed on registered medical practitioners prescription. सो किस टाइप के ड्रग्स जो हैं वो सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर ही सेल किए जा सकते हैं रिटेल पे. सो दीज ड्रग्स आर शेड्यूल एच ड्रग्स एंड शेड्यूल एक्स ड्रग. ठीक है, शेड्यूल एच प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स होते हैं एंड शेड्यूल एक्स जो है वो आपके नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग्स में आ जाते हैं एंड इनको भी बिना प्रेस्क्रिप्शन के रिटेल सेल नहीं किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ सेल ऑफ ड्रग्स विच में कॉज डेथ और सीरियस हर्ट द पर्सन कैन बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर डैश एज पर सेक्शन 320 ऑफ आईपीसी. सो आईपीसी के सेक्शन 320 के अकॉर्डिंगली अगर से ड्रग्स की सेल के केस में जो है वो डेथ हो जाती है या सीरियस हर्ट हो जाता है कस्टमर को, सो जो पर्सन है उसको कितना पनिशमेंट क्या दी जाएगी. सो इसके लिए जो पनिशमेंट रहती है वो रहती है 3 to 5 ईयर्स. 3 to 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट उसको दी जाती है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन हैज़ टू गिव फाइन ऑफ डैश इफ ही और शी प्रोवाइड्स फॉल्स वारंटी टू परचेजर. सो अगर कोई पर्सन परचेजर को गलत वारंटी बता देता है, ठीक है, गलत फॉल्स वारंटी प्रोवाइड करता है, तो उसको जो है वो फाइन रहता है 500 रुपीज़, 500 रुपया उसको फाइन रहता है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्टिकुलर्स विच इज़ नॉट स्पेसिफाइड ऑन द लेबल ऑफ शेड्यूल C1 ड्रग्स इज. तो शेड्यूल C1 ड्रग्स पे कौन सा पर्टिकुलर जो है वो स्पेसिफाई नहीं होगा इसके लेबल के ऊपर. तो प्रेस्क्राइब नेम, मैन्युफैक्चरर डेट, एक्सपायरी डेट, इंपोर्ट लाइसेंस नंबर. तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन बी सी डी हैं ये तीन जो पर्टिकुलर्स हैं ये उस पे लेबल पे स्पेसिफाइड किए होंगे, लेकिन प्रेस्क्राइब्ड नेम जो है इसमें स्पेसिफाई नहीं किया होगा. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्टिकुलर्स विच इज अपियर्ड ऑन द लेबल ऑफ शेड्यूल एफ एंड F1 ड्रग्स. तो शेड्यूल एफ एंड F1 ड्रग्स के लेबल के ऊपर कौन से पर्टिकुलर्स अपियर होंगे शेड्यूल एफ एंड F1 ड्रग्स के. तो इसमें आपको देखने को मिलेगा प्रेस्क्राइब्ड नेम. इसमें आपको देखने को मिलेगा प्रेस्क्राइब्ड नेम, जबकि शेड्यूल C1 ड्रग्स के ऊपर प्रेस्क्राइब्ड नेम जो है वो नहीं स्पेसिफाई किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनरिक नेम ओनली स्पेसिफाइड ऑन द लेवल ऑफ. सो जेनरिक नेम ओनली किस टाइप के ड्रग्स के ऊपर स्पेसिफाई किया जाएगा. तो ये रहेगा आपका सिंगल इंग्रेडिएंट ड्रग के ऊपर. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली शुड बी मेंशन्ड ऑन द लेवल ऑफ. तो फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली लेवल किसके ऊपर रहेगा. सो इट शुड बी ऑन द लेवल ऑफ एंटीसेप्टिक क्रीम्स. ठीक है, यहाँ पे एंटीसेप्टिक क्रीम है उसके ऊपर जो लेबल है उसमें लिखा होगा फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश शुड बी स्पेसिफाइड ऑन द लेबल ऑफ मेडिसिन कंटेनिंग मिथाइलेटेड स्पिरिट. सो ऐसी मेडिसिन जिनमें मिथाइलेटेड स्पिरिट है उनके लेवल के ऊपर क्या चीज़ स्पेसिफाई की होगी. सो इसमें आपको देखने को मिलेगा फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली. ठीक है, क्या देखने को मिलेगा, फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्टिकुलर विच शुड अपीयर ऑन लेवल ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज. तो पर्टिकुलर जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के लेवल के ऊपर अपीयर होगा, तो ये आपको मिलेगा मैन्युफैक्चरर डेट. मैन्युफैक्चरर डेट जो है वो आपको देखने को मिलेगी ऑन द लेवल ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेवल ऑफ ड्रग सैंपल शुड कंटेन. सो ड्रग सैंपल का जो लेवल है उस पर क्या लेवल रहेगा. सो उस पर रहेगा नॉट टू बी सोल्ड. ड्रग सैंपल के ऊपर रहेगा नॉट टू बी सोल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कलर्ड लेटर्स आर यूज फॉर राइटिंग द ड्रग नेम ऑन द लेबल.
लेबल के ऊपर ड्रग का नाम लिखने के लिए कौन से कलर्ड लेटर जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे रेड कलर्ड लेटर्स। ठीक है, कोई भी आप मेडिसिन का जो पूरा पैक आता है उस पर आप देखेंगे तो रेड कलर से आपको ड्रग का नाम जो है वो लिखा हुआ मिलेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेड नेम शुड नॉट बी रिटन इन डैश कलर। तो जो ट्रेड नेम है वो किस कलर से नहीं लिखा हुआ होना चाहिए? तो ट्रेड नेम रेड कलर से नहीं लिखा हुआ होना चाहिए। ड्रग का नाम जो है वो रेड कलर से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंटेनर ऑफ शेड्यूल एच एंड जी ड्रग्स शुड बी लेबल्ड इन रेड लेटर्स अगेंस्ट डैश बैकग्राउंड। तो जो आपके शेड्यूल एच एंड शेड्यूल जी ड्रग्स, शेड्यूल एच में आपके प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आ जाते हैं एंड शेड्यूल जी में आपके वो ड्रग्स आते हैं जिनको आप मेडिकल सुपरविज़न में ही यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों टाइप के ड्रग्स के जो कंटेनर्स हैं उनका जो लेबल है वो रेड लेटर से होगा एंड रेड लेटर के अगेंस्ट जो बैकग्राउंड है वो क्या रहेगा? तो इसमें लेबल जो है वो रेड लेटर एंड बैकग्राउंड जो है वो आपका वाइट रहेगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली एम ऑफ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग इज टू कंफर्म द डैश ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन। तो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का इकलौता एम क्या है? तो इसका एम है टू कंफर्म द सेफ्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन। सेफ्टी को कंफर्म करना किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन की। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैकिंग ऑफ इंजेक्शन अंडर शेड्यूल एक्स शुड नॉट एक्सीड। तो शेड्यूल एक्स के अंडर इंजेक्शन की पैकिंग जो है वो कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो इंजेक्शन की पैकिंग जो है वो 5 ml से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अंडर शेड्यूल एक्स के अंडर जो भी ड्रग्स आपके आते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैकिंग ऑफ लिक्विड प्रिपरेशंस अंडर शेड्यूल एक्स शुड नॉट एक्सीड। तो लिक्विड प्रिपरेशन की पैकिंग जो शेड्यूल एक्स में आते हैं वो कितनी होनी चाहिए? तो ये 300 ml से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट एक्सीड 300 ml पैकिंग ऑफ लिक्विड प्रिपरेशन। इसके पहले जो हमने देखा वो था पैकिंग ऑफ इंजेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैकिंग ऑफ डोजेज इन कैप्सूल्स और टैबलेट्स अंडर शेड्यूल एक्स शुड नॉट एक्सीड। सो डोजेज की पैकिंग किस केस में? कैप्सूल एंड टैबलेट के केस में कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल एक्स वाले ड्रग्स में ये कितने से एक्सीड नहीं होनी चाहिए? सो इट शुड नॉट एक्सीड 100 यूनिट्स। 100 यूनिट्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एडवाइसेस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन टेक्निकल मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। सो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को कौन एडवाइस करता है टेक्निकल मैटर्स पे जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के ऑपरेशन से अराइज आउट होते हैं? सो ये आपका आता है ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। काफ़ी बार डिस्कस किया है। ठीक है, जिसमें 18 टोटल मेंबर्स होते हैं, 8 इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर, 5 नॉमिनेटेड एंड 5 इलेक्टेड। काफ़ी बार ये डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एनालाइजेज एंड सबमिट रिपोर्ट्स ऑन सैंपल ऑफ ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स सेंट बाय कस्टम कलेक्टर्स और कोर्ट्स। सो जो कस्टम कलेक्टर्स और कोर्ट्स के थ्रू जो भी सैंपल्स भेजे जाते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स के, उनकी जो रिपोर्ट्स है या उनकी एनालिसिस और रिपोर्ट जो है वो कौन सबमिट करता है? सो इट इज़ डन बाय सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इंस्पेक्ट्स द लाइसेंस्ड एस्टेब्लिशमेंट्स एंड असिस्ट द लाइसेंसिंग अथॉरिटीज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। कौन इंस्पेक्ट करता है लाइसेंस्ड एस्टेब्लिशमेंट्स को और असिस्ट करता है लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ को इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट? तो ये आपके आते हैं ड्रग इंस्पेक्टर्स। ड्रग इंस्पेक्टर्स की एक ड्यूटी ये भी है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर गिवन द डेजिग्नेशन ऑफ ड्रग कंट्रोलर
ड्रग कंट्रोलर का डेजिग्नेशन कौन देता है? सो इट इज़ गिवन बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश हैज़ अथॉरिटी टू सेंड द सैंपल फॉर टेस्ट एंड एनालिसिस टू द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। सो किसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो सैंपल को सेंड करे सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी को फॉर द टेस्टिंग एंड एनालिसिस? सो ये अथॉरिटी होती है मैजिस्ट्रेट के पास में। ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट डैश आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ सुटेबल नंबर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर फॉर देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। सो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर कौन जो है वो रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है, किसके थ्रू जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं रिस्पेक्टिव एरियाज़ में? सो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे यूपीएससी अगर कंडक्ट करवाता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है। जब स्टेट में किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे रहता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। सो ऑप्शन डी जो है बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशलाइजेशन इन डैश इज़ रिक्वायर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर्स। सो इंस्पेक्टर्स की अपॉइंटमेंट के लिए स्पेशलाइजेशन किस में होनी चाहिए? सो जब आप बेसिक क्वालिफिकेशन देखेंगे तो उसमें एक तो आपकी फार्मेसी फील्ड आ जाती है, देन एक मेडिसिन आती है, मेडिसिन फील्ड में आइदर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। तो ये दोनों में ही अगर स्पेशलाइजेशन होगी तो इंस्पेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए आप एलिजिबल रहते हैं। सो इसमें ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। सो यहाँ पर हमने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड उसके रूल्स जो हैं 1945 उसके सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।